हेलो दोस्तों, मैं सोनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का पेपर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि डीएड के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में सब यूनिट 1.3 तक अध्ययन कर चुके हैं और 1.4 आज हम अध्ययन करने वाले हैं। 1.4 है हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट्स, जिसमें आपके फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं शारीरिक विकास क्या होता है। बालक के शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए 3 ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विकास, अभिवृद्धि और परिपक्वता। विकास क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है और परिपक्वता क्या होती है, ये तीनों चीज़ें हमारे शारीरिक विकास में सहायक होती हैं, या कह लीजिए तीनों पूरक होते हैं शारीरिक विकास की। जब विकास होगा तो विकास के साथ साथ अभिवृद्धि भी होगी, यानी कि शरीर के सारे पक्ष में या कह लीजिए सारे अंगों में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे वृद्धि होगी, हमारा विकास होगा शारीरिक, वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आएगी। अब हम शारीरिक विकास के संदर्भ में देखते हैं कार्ल सैनिक महोदय का क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि उन सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करता है जिनका व्यक्ति अपने बढ़ते हुए आयु में अनुभव करता है, ऐसा कह लीजिए। तो कार्ल सैनिक महोदय का कहना यह है कि जब बालक बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें सामाजिक विकास भी होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और उसमें नैतिक परिवर्तन भी आते हैं। उसमें आदर सत्कार करने की भावना पनपती है। और ये सारी चीज़ें कैसे विकास करती हैं, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, ये हम आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता की तरफ अग्रसर करते रहते हैं। अब हम देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे क्रो महोदय ने क्या कहा है। इनका कहना है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास निम्न तरीके से होता है। जैसे शैशवावस्था में माता पिता पर निर्भर करता है पूर्णतया शारीरिक विकास। जैसे कि बालक के जन्म के समय उसका भार, बालक का भार जो होता है वो लगभग 3 kg होता है, यानी कि 7.5 पाउंड। ये शैशवावस्था में जन्म के समय बालक का भार होता है। इसके साथ ही अगर हम लंबाई की बात करें तो जो बालक की लंबाई होती है वो बालिका से अधिक होती है, यानी कि बालिका जो होती है वो छोटी होती है बालक से। बालक का जो लंबाई होता है वो 20.5 के करीब में होता है और बालिका की उससे कम होती है। अगर हम यहीं पे देखें कि शिशु जो होता है वो लगभग 6 महीने जाते जाते उसका जो भार होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। साथ ही 1 वर्ष के अंत में उसका 3 गुना भार हो जाता है। और 1 वर्ष के बाद जब वो दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो जब वो दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो ऐसे 1 वर्ष के अंतराल पर उसका लास्ट में आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से उसका भार बढ़ता रहता है। अब हम लंबाई की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बालक की लंबाई होती है वो 20.5 इंच होती है और बालिका की लंबाई जो होती है वो 20.3 इंच होती है। और 4 से 5 वर्षों में जाते जाते
बालिका जो होती है वो बालक की लंबाई से अधिक हो जाती है। यानी कि शुरुआती अगर मैं शैशवावस्था की बात करूं तो शैशवावस्था में जो बालक होता है वो लंबा होता है और बालिका जो होती है वो छोटी होती है। वहीं पर अगर हम बाल्यावस्था में जाएं तो बाल्यावस्था में जो बालिका होती है उसकी लंबाई अधिक होती है और बालक की लंबाई कम होती है। ऐसे ही अगर हम किशोरावस्था में देखें तो बालिका जो होती है उसकी लंबाई छोटी होती है और बालक जो होता है उसका जो लंबाई होता है वो बालिका से अधिक होता है। अब यदि हम शैशवावस्था में बच्चे के हड्डियों की बात करें तो जो शिशु की हड्डियां होती हैं वो बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 270 होती है। यानी कि शैशवावस्था में या जन्म के समय बालक में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 से लेके 300 के करीब में होती है। शिशु अवस्था में बच्चों के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं जो कि फास्फोरस, कैल्शियम एवं खनिज पदार्थों की सहायता से बने होते हैं, यानी कि दूध के दांत होते हैं। और 5 वर्ष के बाद बच्चों में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही शैशवावस्था में जो मांसपेशियां होती हैं वो भी तीव्र गति से विकास करती हैं। भुजाओं तथा पैरों के विकास का अनुपात जो होता है पहले की अपेक्षा दोगुना होने लगता है और जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क होता है उसका भार लगभग 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष में यह भार दोगुना हो जाता है और 6 वर्ष की आयु में यह वजन लगभग 1260 ग्राम हो जाता है। यानी कि मस्तिष्क का जो भार है वो जन्म के समय 350 ग्राम और 2 वर्ष के बाद यह भार जो होगा वो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 700 ग्राम। और जब यह अपनी आयु से अधिक बढ़ने लगेगा तो उसका वही मस्तिष्क का जो भार होगा वो 1260 ग्राम हो जाता है, लगभग 1250 ग्राम के करीब में। अब देखते हैं हम शारीरिक रचना में अभिवृद्धि। शरीर विकास की प्रक्रिया में अनेक आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मांसपेशियों का विकास जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और उसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और इसको हम आभास भी कर सकते हैं। आभास का मतलब उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। शारीरिक अनुपात की बात करें तो जन्म के समय व प्रौढ़ के शारीरिक अनुपात में बहुत भिन्नता होती है। बालक के अभिवृद्धि न केवल कद में अपितु शरीर के विभिन्न अंगों में प्रकट होती है, जैसे सिर, चेहरा, भुजाएं, पैर, धड़, हड्डियां, मांसपेशियां, वसा, दांत एवं अन्य आंतरिक रचनाएं। जब हम शारीरिक अनुपात में आते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो विकास हो रहा है शारीरिक विकास वो किसी एक पक्ष में न होकर हमारे शरीर के प्रत्येक पक्षों में विकास हो रहा है। जैसे कि सिर जन्म के समय छोटा होता है, धीरे धीरे उसका भी विकास होता है और सिर हमारा बड़ा होने लगता है, चेहरा बड़ा होने लगता है। हमारी भुजाएं जो होती हैं उसमें अभिवृद्धि होने लगती है, पैर बढ़ने लगते हैं, उसमें जो हमारे अंगुलियां होती हैं उनका आकार डिफरेंट होने लगता है। हड्डियों की जो संख्या होती है वो भी एज के अनुसार अलग अलग होने लगती है। जैसे कि जन्म के समय मैंने आप लोगों को बताया कि जन्म के समय जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। वही बाल्यावस्था में जब हम जाते हैं तो लगभग 300 से 310 भी होती है और उसके बाद जब हम वही किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हड्डियां सब मिलकर 206 हो जाती हैं, यानी कि हड्डियों का जुड़ाव हो जाता है। और जब हड्डियां जुड़ जाती हैं तो वो टोटल हमारे शरीर में 206 बचती हैं, यानी कि शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 300
से लेकर 320 भी होता है, 310 भी होता है। साथ ही जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो 206 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में अब शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? तो किशोरावस्था से पहले हम जानते हैं बालक के बाल्यावस्था में उसका विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में जब उसका शारीरिक विकास होता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि धीरे धीरे वो विकास बढ़ता है। जो अगर हम पहले लंबाई की बात करें तो जो बालिका होती है वो बाल्यावस्था में बड़ी होती है, किशोरावस्था में छोटी होती है। और वहीं बालक की बात करें तो बालक जो होता है बाल्यावस्था में छोटा होता है। और हड्डियों की संख्या अगर लें तो हड्डियों की संख्या आपके बाल्यावस्था में 300 से 310 तक होती है, वहीं किशोरावस्था में 206 हो जाती है। यदि दांत की बात करें तो दांत भी हमारे कुछ अस्थायी और कुछ अस्थायी दांत हमारे बाल्यावस्था में आ जाते हैं। अब हम किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? किशोरावस्था में व्यक्ति की सबसे जटिल अवस्था होती है, यानी कि इसमें जो किशोर अवस्था होती है वो बहुत ही खतरनाक या कह लीजिए खतरनाक काल होता है और अपने समूह के वो सक्रिय सदस्य बनना पसंद करते हैं और कह लीजिए कि वो अपने कैरियर को लेकर, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण काल भी होता है, साथ ही साथ वो बहुत ही जटिल अवस्था भी होती है। किशोरावस्था जो होता है वो लैटिन भाषा से निकला है, लैटिन भाषा के एडोल्सियर से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता। किशोरावस्था के बारे में सबसे पहले हमारे हरलाक महोदय ने बताया है। हरलाक जो है वो हमारे मनोवैज्ञानिक है। हरलाक महोदय ने सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में बताया कि किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं और हरलाक महोदय ने एडोलसेंस के ऊपर एक बुक भी लिखी है और वो बुक हरलाक महोदय की है। उन्होंने किशोरावस्था को उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अब हम विकास की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले विकास पर ही देखेंगे कि किशोरावस्था में दो प्रकार से परिवर्तन आते हैं। पहला आता है आंतरिक परिवर्तन, दूसरा आता है बाह्य परिवर्तन। इन आंतरिक परिवर्तनों तथा बाह्य परिवर्तनों का किशोर व किशोरियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़कों की आवाज़ में परिवर्तन, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो सुरीली हो जाती है। साथ ही जो लड़कियां होती हैं उनका जो शरीर होता है उसमें भी अलग अलग परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स डेवलप होते हैं। साथ ही बालकों में भी दाढ़ी मूंछ का आना और हड्डियों जो होती हैं वो भी मजबूती से शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं और इस अवस्था में जो हड्डियां होती हैं उनमें लचीलापन एकदम से समाप्त हो जाता है, उनमें दृढ़ता आ जाती है और शरीर को एक सुंदर ढांचे के रूप में खड़ा करके उसको परिपक्वता प्रदान करती हैं। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें हमारे सबसे पहले आता है कि जन्म के पहले स्वास्थ्य और वातावरणीय कारक, भोजन, आहार, दुर्घटना, ये सारे डिपेंड करते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। विकास की स्वाभाविक तथा सतत प्रक्रिया में अनेक कारक हैं जिनसे शरीर का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। प्रायः देखा जाता है कि भार में कम होना या फिर बौनापन, हृदय, मस्तिष्क की क्षति, मांसपेशियों की दुर्बलता आदि जो शारीरिक विकास है वो कहीं ना कहीं हमारे संतुलित रूप से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। जैसे कि वातावरणीय कारक,
जो वातावरणीय कारक होता है ये किस प्रकार से प्रभावित करता है। मान लीजिए हमारे आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट नहीं ठीक है, तो वो कैसा प्रभाव देगा, उससे भी हमारा शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। जन्म से पहले यदि माँ अच्छे से संतुलित आहार का सेवन नहीं कर रही है तो भी शारीरिक विकास बच्चे का अच्छे से नहीं होगा, और जन्म के बाद यदि बच्चे को संतुलित आहार नहीं दिया जा रहा है तो भी उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही उसका स्वास्थ्य देखा जाएगा। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसको समय समय पर इलाज की ज़रूरत है। भोजन व आहार यानी कि संतुलित आहार उसे देना। दुर्घटना, यदि मान लीजिए किसी दुर्घटना से शिकार हो जाता है तो भी बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएगा। और अति संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ को लेकर उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। लंबी बीमारी का शिकार ना हो। साथ ही सामाजिक कारक यानी कि उसके पास पड़ोस के लोग कैसे हैं, उस पर उसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये भी उसके शारीरिक विकास पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब पास पड़ोस के लोग अच्छे होंगे, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो बच्चे का दिमाग कह लीजिए संतुलित रहेगा और उससे उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित नहीं होगा। और आनुवांशिक कारक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है हमारा, आनुवांशिक कारक और वातावरण कारक। आप लोगों को मैंने बताया था कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है या कह लीजिए जो विकास की प्रक्रिया होती है D = H/E, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों डिपेंड करते हैं हमारे शारीरिक विकास में भी, सामाजिक विकास में भी, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास में हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों हमारे शामिल होते हैं। तो आनुवांशिक कारक यहाँ पे जैसे कि हमारे पूर्वज कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम सोशल डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि व्यक्ति जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, यानी कि वो सामाजिक भी नहीं होता है और ना ही असामाजिक होता है, यानी उसे समाज से भी कोई लेना देना नहीं रहता है और समाज से लेना देना ना हो ऐसा भी नहीं होता है। उसका लक्ष्य केवल अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं या पूरा करने के लिए वो दूसरों पर पहले निर्भर होता है, बाद में बाहरी परिवेश में वो निकलता है और अपने सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करना वो सीख जाता है। सामाजिक परिवेश में कदम रखने पर सबसे पहले उसका परिचय उसके माता पिता से होता है। माँ धीरे धीरे उसे सामाजिक रूप से उसका दायरा बताने लगती है और व्यक्तियों के साथ उसका उठना बैठना या कह लीजिए कि समाज में निकलना और अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करना, ये सारी चीज़ें वो सिखाने लगती है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का सामाजिक प्राणी कह लीजिए या सामाजिक विकास कह लीजिए, ये होना प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक शिशु जो होता है जन्म के समय से एक विशेष समाज का सदस्य होता है। वह उस समाज की कुछ अपनी विशिष्ट लोकरीतियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन मूल्य और व्यक्ति उस चीज़ को अपनाता जाता है। जैसे मान लीजिए समाज में निकल रहा है कोई बालक, तो वो केवल समाज को ही नहीं अपनाता है अपितु धीरे धीरे वहाँ पर हो रहे कार्यक्रम या कह लीजिए धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज या सनातन से चले आ रहे जो भी रीति रिवाज होते हैं उसमें वो शामिल होता है और उसको बखूबी तरीके से उसको अपने जीवन में उतारता है और उसको अपनाता जाता है। इससे उसका सामाजिक विकास होने लगता है। साथ ही साथ वो लोगों को भी जानने समझने लगता है, लोगों के मनोभावों को भी समझता है और अपना एक स्वयं का परिचय बनाता है, आत्मसम्मान रखता है, समाज में उसकी क्या पहचान होती है, इन सब के प्रति वो ध्यान देता है और धीरे धीरे समाज का वो एक सदस्य बन जाता है। बचपन में सामाजिक विकास कैसे होता है? जन्म के समय दूसरे बच्चों में रुचि नहीं लेता है जो 2 माह का बच्चा होता है। 2 माह का जो बच्चा होगा वो जब नए वातावरण में आता है
तो वो घर के लोगों से ही नहीं परिचित होता है तो समाज में कैसे परिचित होगा, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी आयु बढ़ती जाती है, धीरे धीरे वो पहले घर के सदस्यों के बारे में जानता है, बाद में वो समाज के लोगों के बारे में जानता है। पहले उसके सामने कुछ चेहरे आएंगे, जैसे कि उसकी माँ के चेहरे, अपनी माँ के चेहरे को वो पहचानने लग जाता है। और इस अवस्था का जो बालक होता है वो कह लीजिए कि सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति भी उत्तेजित होता है। पहले तो माँ का चेहरा पहचानना, फिर परिवार के सदस्यों का चेहरा पहचानना, फिर धीरे धीरे पास पड़ोस के लोगों का चेहरा पहचानना, और ऐसे ऐसे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है और एक दिन वो सभी को जानने पहचानने लगता है, साथ ही उस क्षेत्र में अपना भी एक स्वयं से पहचान भी बना लेता है। अब हम बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो इसमें आक्रामकता आती है, यानी कि बच्चे किसी का कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो जो उनको करना होता है उसी पे डिपेंड रहते हैं। उनका व्यवहार जो होता है वो चरम सीमा पे होता है, आक्रामक होता है, यानी कि बच्चों में अनेक कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि माता पिता का भी वो तिरस्कार करने लगते हैं। पूर्ण व्यवहार वो ध्यान से आकर्षित होकर उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, अनेक गलतियां करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मारपीट करते हैं, और इसके लिए उनको दंड भी दिया जाता है। पारिवारिक रूप से बालक में भी तनाव होते हैं और बालक के साथ साथ उसकी माँ में भी तनाव उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे संवेग उसमें पनपने लगते हैं, जैसे बालक के अंदर क्रोध आना, भय आना, डर आना और किसी के प्रति उत्तेजित होना, ये सारे संवेग उसके अंदर पनपने लगते हैं। ये कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में होता है। जैसे लोगों से झगड़ा करना, 3 से 4 वर्ष का जो बालक होता है वो लगभग अपने आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत ही मारपीट करता है, या कह लीजिए झगड़ा करता है। बात बात पर उनसे खिलौनों को छीनना और नोचना, उनको काटना, धक्का देना आदि जैसे व्यवहार वो करने लगता है। चिढ़ाना या चिढ़ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इस आयु में बाल्यावस्था के, वो चिढ़ते भी हैं, अन्य बालकों को चिढ़ाते भी हैं, मारते पीटते भी हैं। कुछ बच्चे सहयोग भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, उदारता भी होती है उनमें, और अशारीरिक रूप से भी बहुत सारे वो कार्य ऐसे भी कर देते हैं जो आप बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो संवेग प्राणी के विकास का अभिन्न अंग होता है, और वस्तुतः प्राणी में ये 3 अंग जरूर देखे जाते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। प्राणी के संवेग का उसके व्यवहार के 3 पक्षों में किसी न किसी रूप में, विशेष भावात्मक पक्ष के रूप में व्यवहार जो होता है वो प्रबल रूप से जुड़ा होता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार अगर हम देखें तो इनका क्या कहना है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने मानव व्यवहार की व्याख्या करते हुए 14 मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने दिया है, जिसके सहारे एक व्यक्ति का विकास होता है। जैसे कि उसके अंदर कभी कभी क्रोध, भय, ईर्ष्या, निर्वेद, जुगुप्सा, मीमांसा, ये सारी चीज़ आने लगते हैं। ये क्या है? संवेग हैं। और संवेग किसने दिया है? हमारे विलियम मैकडूगल साहब ने। अब हम देखते हैं संवेग का अर्थ। संवेग को अंग्रेजी में इमोशनल कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिला देना या उत्तेजित होना। यानी कि जब आपके अंदर कोई संवेग पनपेगा तो आप बिल्कुल से हिल जाएंगे और उत्तेजित हो जाएंगे किसी कार्य को करने के लिए, या किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए, या क्रोध आएगी, ईर्ष्या आएगी, जलन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या होती हैं? एक इमोशनल तरीके से आपके अंदर पनपती हैं। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, और सीधे सीधे अन्य शब्दों में व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेग कहलाती है। हम किसी व्यक्ति के क्रोधित जब वो होता है तो उसको हम देख पाते हैं, या क्रोध में उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, और वो बहुत सारी गलतियां करने लगता है, या कह लीजिए
अपराध भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ हम देख भी सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे संवेग जब परिवर्तन होते हैं, क्रोध आता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और पाचन क्रिया जो होती है वो भी बढ़ जाती है। और साथ ही हमारे और भी बहुत सारे उसमें संवेग हैं, जैसे हर्ष, भय, क्रोध, स्मरण आदि जो हैं अनुभूतियाँ, वो हम किसके माध्यम से करते हैं? संवेग के माध्यम से करते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय ने एक परिभाषा दी है कि संवेग एक प्रभावशील अनुभव है जिसके साथ ही आंतरिक संयोजन और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजित दशा जुड़ी होती है, जो उसके बाहरी व्यवहार में दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए क्रोध में आता है तो उसको आप देख सकते हैं कि अब बालक क्रोध में आया है, आंखें लाल हो रही है, चेहरा लाल हो रहा है और क्रोध की अवस्था में आ गया, अब वो क्या करेगा आगे। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिसको क्रो एंड क्रो महोदय ने परिभाषित किया है। वही वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है कि प्रत्येक संवेग एक नाव की तरह होता है, साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता भी होती है। यानी कि जैसे कोई संवेग ऐसा आता है कोई कार्य के प्रति, तो वो झट से तैयार हो जाता है और तैयार होकर उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। अब हम युंग के अनुसार देखते हैं परिभाषा। संवेग महत्वपूर्ण व्यक्ति का तीव्र द्रव होता है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा उसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव तथा आंतरिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जो संवेग होता है वो केवल आपके बाहरी क्षेत्र में ही नहीं दिखाई देता, वो आपके आंतरिक रूप से उत्तेजित होता है। जैसे चेतना जागृत होती है, चेतना का अनुभव होता है और उससे संवेग आता है। यदि हम संवेग में परिवर्तन की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसमें बाहरी परिवर्तन भी होते हैं और साथ ही आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। बाहरी परिवर्तन आप लोगों ने देख लिया, क्रोध, भय, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, हर्ष, विषाद, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन आंतरिक परिवर्तन में हृदय की धड़कन में परिवर्तन, रसायन में परिवर्तन, या फिर हमारी पाचन शक्ति कैसे हो रही है, पाचन क्रिया कैसे कार्य कर रहा है, ये हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा संवेग परिवर्तन। अब हम बात करेंगे भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। व्यक्ति के विकास में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति का विकास अधिगम, सामाजिक समायोजन, चिंतन, मूल्य आदि सभी का विकास उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा पर ही निर्भर करता है। यदि मान लीजिए उसका जो परिवेशीय वातावरण होता है यदि अच्छा है, उसे लैंग्वेज डेवलपमेंट जो दिया जा रहा है, या कह लीजिए उसे प्रशिक्षण जो दिया जाता है माँ के द्वारा अच्छे से दिया जा रहा है, घर परिवार में उससे अच्छे से पेश आते हैं, लोग अच्छे से बातचीत करते हैं, पास पड़ोस में अच्छे से लोग बातचीत करते हैं, तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता रहता है। बालक भाषा के द्वारा ही अपने वातावरण, अपने समाज एवं अन्य व्यक्तियों को भली प्रकार से समझ पाता है। जैसे चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं, लिखना, बोलना आदि के भाषा के ही प्रकार हैं जो वाणी से हम मुख से ध्वनि निकालते हैं। जैसे कि भाषा अगर हमें सीखना है तो भाषा का मतलब क्या होता है कि भाषा केवल आपके मौखिक रूप में ही नहीं होती है। आप लोगों को भी पता है ये मौखिक रूप भी होती है, लिखित रूप भी होती है, साथ ही साथ सांकेतिक रूप भी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम भाषा की बात करें तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वही भाषा होता है। यदि हम हरलाक महोदय के अनुसार देखें तो भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों, भावों को प्रतीकात्मक बनाकर दूसरों तक अपूर्ण ढंग से प्रेषित किया जाता है। इनके कहने का मतलब यह है हरलाक महोदय के कि भाषा में जो हम संप्रेषण करते हैं, संप्रेषण का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसमें वो सभी साधन आते हैं। जैसे हम अपने विचार, अपने भावों को प्रतीकात्मक बनाकर, यानी कि उसका कुछ अर्थ निकले, इस प्रकार से हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा के चरण में आते हैं।
भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन ऐच्छिक संकेतों का समूह होता है जो अधिकतर परंपरागत रूप से एक समूह द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। भाषा विकास जन्म से आरंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं जैसे बबलाना, रोना, तुतलाना, सतत भाषा, पूर्ण रूप से अस्पष्ट भाषा का विकास होना। यानी कि जब हम भाषा सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले तुतलाते हैं, कुछ बड़बड़ाते हैं, रोना आता है, तुतलाना, और धीरे धीरे हम ऐसे करके एक एक ध्वनि निकालते हैं और उन ध्वनियों के साथ साथ एक शब्द बनाते हैं, शब्द के साथ साथ धीरे धीरे वाक्य बनाते हैं और वाक्य के साथ में हम भाषा का विकास कर जाते हैं और भाषा में हम अच्छे से पारंगत हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। बालक जिस वातावरण में रहता है उसके चारों ओर अनेक व्यक्ति रहते हैं। सामाजिक प्रत्यक्ष के अनुसार या देखें तो व्यवहार करना सीखना एक मद और लंबी प्रक्रिया होती है, परंतु बालक के लिए यह आवश्यक होता है कि विद्यालय जाने से पहले बालक थोड़ा थोड़ा अनुचित सीख ले। इसका अर्थ यह है कि जब बालक विद्यालयी अवस्था से पूर्व अपने घर में होता है तो उसकी माँ उसे बहुत सारे चीज़ उसको सिखाती है। जैसे कि छोटा बालक होता है तो उसको लोगों के पैर छूना, लोगों का आदर करना, लोगों से तुम करके बात ना करना, उनसे आप करके बात करना, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो माँ के द्वारा बालक को सिखाया जाता है। बाल्यावस्था की समाप्ति तक उसे आशा की जाती है कि उसमें कुछ मूल्यों का विकास हो जाएगा, उनमें भले बुरे की भावना जागृत हो जाएगी या कह लीजिए भले बुरे की पहचान हो जाएगी, इसका विकास उसके अंदर हो जाएगा। स्वयं नैतिक चयन करने लग जाएगा और समाज के नैतिक मूल्यों के अधिगम के आधार पर ही बालक भले बुरे या उचित अनुचित का वो अंतर करना सीख जाएगा। जिसमें कुछ हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य इस प्रकार हैं, जैसे कि उचित अनुचित की भावना। जैसे बालक को जब हम सिखाते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें उसको हम बताते हैं। आज्ञा का पालन करना यानी कि हमारे जो बड़े हमसे कह रहे हैं उस चीज़ को करना। अगला है सत्य असत्य का ज्ञान, क्या बातें सही है क्या गलत हैं, इस पर भी बिल्कुल ध्यान देना। ईमानदारी से रहना, चोरी बेईमानी जैसे कोई भी हरकत या व्यवहार उसको ना करना, ऐसा सिखाना। दया करना यानी कि सहानुभूत रहे, उसके अंदर दया की भावना रहे दूसरों के प्रति। सत्यवादिता, सत्य बोले हमेशा, भक्ति भावना रहे अपने धर्म के प्रति। निरपक्षता रहे यानी कि भेदभाव न करे। आत्मनियंत्रण रहे, स्वयं पर उसका काबू रहे। विश्वसनीय रहे, ऐसा ना रहे कि वो किसी से झूठ बोले, उसके साथ विश्वासघात करे। उत्तरदायित्व की भावना उसके अंदर रहे। ये सारे गुण यदि विकसित हैं तो ये नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। यदि सारे विकास हो रहे हैं अच्छे से तो वो जो बच्चा है वो अच्छे से नैतिक विकास की तरफ अग्रसर कर पाएगा। यदि हम बात करें नैतिक विकास का, तो जो नैतिक विकास होता है ये अलग अलग अवस्थाओं में भी होता है। जैसे जन्म के समय बालक में कोई भी नैतिक विकास नहीं हो पाता है। जैसे जैसे वो शैशवावस्था के पड़ाव में रहता है, 5 वर्ष का होता रहता है, 5 वर्ष के अंदर ही उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि बड़ों से कैसे पेश आना है, बड़ों के पैर छूना है, बड़ों का कहना मानना है। और उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो भी उसे यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और किशोरावस्था में जाकर जब बालक अपने सक्रिय समूह का सदस्य बन जाता है तब वो अपने माता पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानता है। वहाँ पर भी हम उसके अंदर ये चीज़ डेवलप करते हैं कि बेटा अपने माता पिता का कहना मानिए, अपने बड़ों का कहना माने, जो बड़े कहेंगे वही सही है। तो ये हमारा
नैतिक डेवलपमेंट था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, अपने साथियों को, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और साथ ही यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और हमारा मनोबल भी बढ़ाएं, ताकि हम अन्य वीडियो भी बना सकें। तो तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय, टेक केयर।